हेलो गाइस, इस बार मैं आपको जिस बुक के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है संगम सिंधु गथा प्रथम खंड अथला। मैं आपको इसकी रिव्यू और समरी दूंगा और अंत में आपको बताऊंगा कि किताब आपको पढ़नी चाहिए या नहीं। तो अब शुरू करते हैं। इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, और इसके अलावा इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान से एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे को। तो शुरू करते हैं। मैं आपको इस कहानी का मेन कैरेक्टर से मिलाता हूँ, विदान। पर इसके बारे में जानने से पहले आपको इसके गुरु के बारे में जानना पड़ेगा, पर आपको इसके लिए कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, और कितने वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनका नाम कंड है, इनके पास एक अलौकिक शक्ति है जिसे भूमि सिद्धि कहते हैं। इस भूमि सिद्धि की मदद से व्यक्ति भूमि तत्वों को कंट्रोल कर सकता है और अपने मन मुताबिक शेप दे सकता है। अब सवाल उठता है कि उनके पास ये शक्ति कहाँ से आई, पर इसकी एक अलग ही कहानी है तो उसे रहने देते हैं। अब कहानी के बारे में जानने से पहले आपको इस मैप को देखना पड़ेगा। यहाँ आपको कुंडार दिखाई दे रहा होगा। आदिन्य कण यहीं से बिलोंग करते हैं और वो इस जगह के सेनाध्यक्ष भी है। और इस राज की जो राजा है उनका नाम है चक्रधर। और यहाँ आपको अथला दिखाई दे रही होगी। यहाँ के जो राजा है उनका नाम है सिंहानंद। ये तीनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, पर थोड़ी देर रुको तो तब आपको समझ आएगा। यहाँ तुम्हें मुद्रा दिखाई दे रहा होगा और यहाँ का जो सम्राट है उसका नाम है जयभद्र। सारा मसला मुद्दा से शुरू होता है। मुद्दा के सम्राट जयभद्र, इसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है। शुरुआत में तो इसे खाली सम्राट बनना था, पर चाटुका के कारण उसने पृथ्वीपति बनने का महत्वाकांक्षा हुई। और इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड था वह था अथला, क्योंकि अथला ही सारे राज्य को जोड़कर रखा हुआ था। अथला हार गया तो उसके लिए पृथ्वीपति बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर क्या था, उसने पृथ्वीपति बनने के लिए अथला पर आक्रमण कर देता है, जिसकी आज कुंडार तक भी पहुंच गई। सम्राट ने अथला पे युद्ध छेड़ दिया। अथला का मुख्य मित्रगण होने के कारण कुंडार भी युद्ध में कूदा। सम्राट की सेनाएं कुंडार के संगम तक घुस आई। कुंडार को संकट में देख कर्ण ने भूमि सिद्धि का रौद्र रूप धारण कर दिया और हलचल मचा दिया। उन्होंने अकेले ही चौथाई सेना काट डाली। कर्ण से लेकर काशी तक सारी गंगा रक्त और मांस के लोथपोथ भर गई। उस युद्ध में सम्राट की हार हुई, परंतु गंगा के समान युद्ध में भयावह दृश्य को देखकर कर्ण ने पुनः भूमि सिद्धि का उपयोग न करने का संकल्प लिया। सारा इनका देखा तो पितामह भीष्म की याद आ गई। जान जाए पर संकल्प न जाए। इस युद्ध में सम्राट की तो हार हो जाती है, परंतु अथला के राजा उनकी जान चली जाती है। और इस राज की जो भाग दौड़ है उनकी पत्नी वसुंधरा के पास चली जाती है। और ये कैरेक्टर मेरा पर्सनली फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। और वह कैसे, उसके लिए आपको वीडियो आगे देखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ बैक स्टोरी खत्म होता है। अब वर्तमान में आते हैं। वेदांत जिसे खुद नहीं पता कि इसके गुरु असल में कौन है। उसके पिता के जाने के बाद उसने कर्ण को ही अपने पिता समान माना। उसके लिए आदिन्य कर्ण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो होता यह है कि वेदांत अपने गुरु जी के पास जा रहा होता है तो देखता है कि दो सैनिक गुरु कर्ण के दोनों हाथों को पकड़ कर रखा है और एक सैनिक उनके सामने धनुष बाण चढ़ाया हुआ था। कुछ और सैनिक तलवार तथा भाले लेकर उन्हें घेरे हुए थे। जब तक वेदांत को स्थिति समझ आती, सैनिक का बाढ़ छूट चुका था। बाढ़ गुरु कर्ण के काट को भेद कर पार हो गया था। इसे देखकर वेदांत को इतना गुस्सा आया कि वो अपने आपस से बाहर हो गया। और मैं आपको बता दूं कि वेदांत के पास भी भूमि सिद्धि है, पर उसे उसके बारे में खुद कुछ खास जानकारी नहीं है। वेदांत को इतना गुस्सा है कि उसे बस उन सैनिकों को जान से मारना था। वह एक ही छलांग से उनके पास चला जाता है और एक एक को मारना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनट में उसने सबको लगभग मार चुका था कि जिस तरह एक सैनिक वहां से बच के निकलने में कामयाब हो जाता है। वेदांत भागकर अपने गुरु कर्ण के पास जाता है, पर वो बहुत पहले ही मर चुके थे। या फिर आप कह सकते हो कि वो एक तरह का आत्महत्या था, क्योंकि उन्हें मारना किसी आम व्यक्ति के बस की तो बात बिल्कुल नहीं थी। तो अब यहाँ से वेदांत की असली जर्नी शुरू होती है। अब वेदांत ही एक लौता बचा हुआ था जिसके पास भूमि सिद्धि थी, पर उसकी भी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी और उसे सिखाने वाले कर्ण भी नहीं बचे हुए थे। और इसके अलावा अथला में संकट का माहौल बना हुआ था, कभी भी आक्रमण हो सकता है। और इसके अलावा उस युद्ध को हुए काफी वक्त हो गए थे। तो अब अथला में आते हैं। अथला की महारानी, उनके हाथों में पूरा देश का भाग दौड़ आ गया था, जिसे वो अच्छे से संभाल भी रही थी, परंतु कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। या फिर आप कह सकते हो कि एक स्त्री को राज संभालता देख उनके अहंकार को पसंद नहीं आ रहा था। और आएगा भी कैसे, मर्दों की अहम की बात जो है, एक स्त्री कैसे राज को संभाल सकती है। रानी वसुंधरा के लिए इन सब को संभालना काफी मुश्किल था, क्योंकि ये लोग कभी मानेंगे ही नहीं कि एक स्त्री भी राज को संभाल सकती है। उनका एक गलत फैसला सिविल वॉर तक शुरू करवा सकती है। और इसके अलावा जो बाहर का खतरा बना हुआ था वो तो है ही। और अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो एक राजगद्दी में बैठना कभी भी आसान नहीं होता है, और उनके अलावा कोई काबिल है ही नहीं जो राजगद्दी में बैठ सके। रानी वसुंधरा इन सभी समस्याओं से लड़ते हुए अपनी सहन शक्ति को मजबूत करने में लगी हुई है। इसके लिए उसने अपने कुछ सेनाओं को वेदांत को लाने के लिए भेजती है ताकि अपनी सहन शक्ति को मजबूत कर सके।
तो अब विधान के पास आते हैं। विधान अपने गुरु की मौत में काफी उदास था और इसके अलावा उसे ये नहीं पता था कि उसे गुरु किसने मारा और क्यों। इसी बीच विधान ने कुछ सेनाएं आक्रमण कर देती है और ये सेनाएं वसुंधरा की सेनाएं तो नहीं थी बल्कि मुद्रा की सेनाएं थी। उसमें से विधान कुछ सेनाओं के साथ लड़ भी सकता था, पर इतनी सारी सेनाएं एक साथ हराना आसान नहीं होगा। इसलिए विधान वहां से भाग जाता है और भागते वक्त उसे एक और सेनाएं दिखाई देती है। अब क्योंकि उसके पास कोई और कारण नहीं था इसलिए उनसे लड़ना ही पड़ता है। शुरुआत में तो कुछ देर उनसे लड़ता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि ये लोग गुरुकर्ण के मित्र सिंहानंद है जो अथला से विधान को लेने के लिए आए हैं। विधान को समझ नहीं आ रहा था कि विधान जो है गांव का एक आम लड़का है, आज इतना खास कैसे हो गया कि उसे खुद अथला की महारानी अथला बुला रही है, और वो लोग कौन थे जो उसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। अब इन सब का जवाब तो उसे अथला में ही मिलने वाला था, इसलिए वो अथला जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब कहानी का मेन स्टोरी यही शुरू होता है। अथला जाने से पहले कुंडार के राजा से मिलते हुए जाता है जो गुरु कर्ण के मित्र थे। उनसे वो गुरु कर्ण के बारे में काफी कुछ जानकारी लेता है, जैसे कि वो असल में कौन थे और उन्हें किसने मारा। तो हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अथला में आते हैं। अथला पहुंचने के अगले दिन ही विधान को राजसभा बुलाया गया वसुंधरा के सामने। वहाँ रानी सीधे विधान से कहती कि उसे कर्ण की उत्तरदारी की शक्ति की जरूरत है। विधान के लिए सब बहुत ही ज्यादा अजीब था। इस तरह एक महारानी का उसको मदद मांगना ये काफी ज्यादा बड़ी बात थी, और इसके अलावा यहाँ पहुंचते पहुंचते उसने काफी सारी जानकारी तो पता कर ही ली थी कि यहाँ हो क्या रहा है। वो चाहता तो था कि ये सबको मना करके अपने घर वापस चला जाए, पर इस युद्ध की चिंगारी उसके घर तक ना पहुंचे ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब ना चाहते हुए भी वो सबका सेंटर बन गया। खैर, विधान का कहना है कि मैं आपकी सहायता कैसे करूं? मैं सही में अपनी शक्ति के बारे में नहीं जानता। मुझे इतिहास का ज्ञान नहीं, राजशास्त्र का ज्ञान नहीं, राजा के बारे में खाली कहानी सुनी है। मैं आपकी सहायता करूँ तो करूँ कैसे? खैर, उसका कहना भी सही था। एक गाँव का आम लड़का आज इतना खास हो गया था, उसके लिए एक नई दुनिया खुल गई थी। रानी सुंदरा आगे कहती है, तुमने सही कहा, इस तरह अचानक से आया परिवर्तन इतने सरलता से ग्रहण नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें कुछ समय के लिए अमरखंड भेजा जा रहा है जहाँ तुम इतिहास, राजशास्त्र और अपनी रुचि के विषय के अध्ययन कर सको। अब यहाँ से कहानी आगे चली जाती है। वैसे तो कहानी में काफी कुछ है जिसे बताया जा सकता है, पर इससे किताब पढ़ने का इंटरेस्ट काफी हद तक खत्म हो सकता है, इसलिए उतनी जानकारी दूंगा जिससे इंटरेस्ट खत्म ना हो। अमरखंड विश्वविद्यालय में आते हैं, और मैं आपको बता दूं इस विश्वविद्यालय की भी अपनी एक पूरी की पूरी कहानी है, पर उसे अगर बताए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। विधान यहाँ आकर अपनी शिक्षा शुरू करता है, जहाँ उसे अलग अलग विषय के लिए अलग अलग टीचर नियुक्त होती है, जिसमें से एक इतिहास की टीचर नियुक्त होती है जिसकी उम्र लगभग विधान के आसपास होती है। असल में कोई टीचर तो नहीं होती, बल्कि वो भी स्टूडेंट ही होती है, पर उसके लिए स्पेशली नियुक्त की जाती है। अब यह सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि कहानी में कहीं रोमांस है तो इसी के साथ है, और सबसे ज्यादा कहानी पढ़ने में मजा भी इसी वक्त आता है। पर क्योंकि ये रोमांटिक स्टोरी नहीं है तो इतिहास में आते हैं। देखो, इस कहानी की जो स्टोरी है ना, दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, देव, इन सब के ऊपर है, इसलिए इन सब की हिस्ट्री जानना जरूरी है। प्रारंभ में समस्त मानव जाति एक ही थे। धीरे धीरे मानव समाज में समूह बनने लगे और अंत में जातियों के रूप में सभी समूह अलग अलग होते चले गए। किसी ने गरुड़ को प्रतीक बनाकर गरुड़ जाति बनाई, तो किसी ने नाग को चिन्ह लेकर नाग जाति बनाई, और किसी ने वानर को प्रतीक बनाकर वानर जाति बनाई। इसी प्रकार के ढेरों जाति अस्तित्व में आने प्रारंभ हो गई। अधिकता ने अपनी प्रतीक चिन्ह बनाई, परंतु बहुतों ने बिना चिन्हों के अपनी जाति की घोषणा कर दी। आरंभ में असंख्य जातियां बनी, किंतु समय के साथ एक दूसरे में संघर्ष करते हुए नष्ट होती चली गई। और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम कहानी पढ़ते हो ना तो तुम्हें थोड़ी आसानी होगी कहानी समझने में। अंत में बची हुई मुख्य जातियों में से देव जाति ने तीव्रता से विकास किया। उन्होंने धरती पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना सीख लिया। देवों ने धरती का गर्भ चीरकर नए धातुएं प्राप्त की। उन धातुओं से उन्होंने उन्नत शस्त्र बनाना सीख लिया। जिन रत्नों का उपयोग लोग आभूषण के रूप में किया करते थे, उन्होंने उन रत्नों का उपयोग ऊर्जा स्रोत में प्राप्त करना सीख लिया। मतलब यह है कि बाकी जातियों के मुकाबले देव जातियों का विकास तेजी से होना शुरू हो गया था। देवों ने सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए बिना किसी भेदभाव के लोगों की सामूहिक समस्या का समाधान करने लगे, जिसके कारण वह धीरे धीरे पूजनीय होते चले गए। लोगों के मन में उनके प्रति इतनी श्रद्धा और प्रशंसा थी कि किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए उसे देव व देवी का बुलाया करते थे। देव यह बात अच्छी तरह समझते थे कि उनके बीच में यह पूजनीय स्तर तब तक ही प्राप्त है जब तक उनके और अन्य के बीच में इतना बड़ा अंतर बना रहे, अन्यथा जिस दिन अन्य जाति भी उनके समक्ष खड़ी हो गई उस दिन उनका पूजनीय स्तर गिरकर समान स्तर हो जाएगा। अतः इस स्तर को बनाए रखने के लिए देवों ने अपने ज्ञान को सदैव गुप्त रखा। अन्य जातियों ने उनकी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए देवों में घुसपैठ का बहुत प्रयास किया, परंतु असफल रहे। वर्षों पश्चात असुर जाति देव जाति का कुछ ज्ञान भाग पाने में सफल हो रही। देवों के ज्ञान के संसाधनों का प्रयोग करना सीखकर असुर जाति भी भौतिक विकास के मार्ग पर चल पड़ी। कुछ समय पश्चात वे भी देव स्तर तक पहुंचने का प्रयास करने लगे,
प्रारंभ में दोनों जातियों के मार्ग भिन्न भिन्न थे, परंतु बाद में दोनों के मार्ग आपस में टकराने लगे, क्योंकि देव तथा असुर दोनों जातियों ने संसाधनों के कारण ही उन्नति का मार्ग थामा था। अतः जब संसाधनों की कमी पड़ने लगी तब दोनों के बीच में टकराव आरंभ हो गया। देखो, बताने के लिए तो इसके इतिहास में काफ़ी कुछ है बताने के लिए, पर जितना इम्पोर्टेंट था उतना मैंने तुम्हें बता दिया। और अगर तुम इस किताब को पढ़ने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो की जानकारी तुम्हें काफ़ी काम आएगी। देखो, इस किताब में करीबन 450 पेज है। इसकी स्टोरी बहुत लंबी और अच्छी सरल भाषा में लिखी हुई है। पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि सामने एक वीडियो देख रहे हैं, पर क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है इसलिए हम काफ़ी जानकारियों को मिस कर देते हैं। अब इतनी जानकारी होगी तो याद रखना मुश्किल तो होगा ही। और इसकी स्टोरी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इसका एक और पार्ट है जिसका नाम है मल्हार, और वो भी कंप्लीट नहीं है, मतलब वो भी अधूरा ही है। दोनों किताबों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इस किताब की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है, पर दिक्कत ये है कि मैं पिछले 4 साल से वेट कर रहा हूँ कि इसका 3rd पार्ट आ जाए, पर अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। और इसके अलावा लेखक जिंदा है मरा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। खैर, जो भी है, इसकी स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है, तो हो सके तो एक बार जरूर पढ़ना। तो अब वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। बस इतना ही।